नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 87 के आंसर्स के साथ हम उपस्थित हैं। देखिए, पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए सिक्के, बी मोहरें, सी अभिलेख, डी पुरातात्विक स्रोत। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे ज़्यादा जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यद्यपि मोहरों या मुद्राओं से प्राप्त हुई है, पर यदि ऑप्शन डी को देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोत में सब इंक्लूड हो जाएगा और हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2, वैदिक सभ्यता युग की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो देखिए, पशुपालन और कृषि प्रधानता ये सब था वहाँ पर, कर्मकांडों की प्रधानता रही, आर्य संस्कृति का विस्तृत स्वरूप रहा, ये भी ठीक है, परंतु लेखन कला के विस्तृत अभ्यास को यहाँ स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये माना जाता है कि जो वेद हैं वो गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से चलते रहे और इस वजह से वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा लेखन कला का विस्तृत अभ्यास, अर्थात वैदिक सभ्यता युग के जो आर्य हैं वो इससे बहुत ज़्यादा परिचित हों, इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना व NBPW मृदभांडों के उपयोग से संबंधित विशेषता युक्त आरंभिक साम्राज्य कालखंड कौन सा है। तो इसका आंसर होगा हमारा मौर्य साम्राज्य, और इसका कारण ये है क्योंकि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हमें जनसंख्या समिति के बारे में जानकारी मिलती है और उस समय तक मृदभांडों की ये परंपरा अस्तित्व में थी जिसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान भारत में धर्मराजी का स्तूप की प्राप्ति का स्थल है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि धर्मराजी का स्तूप थे क्या। तो महात्मा बुद्ध के निर्माण पर जो 8 स्तूप बनाए गए, उन 8 से ही महात्मा बुद्ध के मूल अवशेषों को प्राप्त करके जो पुनः स्तूप स्थापित हुए वो धर्मराजी का स्तूप माने जाते हैं, और ये मुख्यतः 2 स्थानों पर स्वीकार किए जाते हैं, सारनाथ और तक्षशिला में। अब यहाँ पर प्रश्न देखें वर्तमान भारत में, तो जब वर्तमान भारत में ये पूछा जाएगा तो इसका आंसर हमारा होगा सारनाथ, और यदि वर्तमान पाकिस्तान पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा तक्षशिला। ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य काल के स्तंभ निम्न में से किस विशेषता से रहित हैं। तो मौर्य काल के स्तंभों पर ईरानी प्रभाव मुख्य रूप से देखने को मिलता है, परंतु कुछ विशेषताएं इनकी यूनिक हैं और यहाँ पर ये डिस्कशन में हमें छांटना है, निकालना है कि कौन सी विशेषता ऐसी है जो उस समय मौर्य काल के स्तंभों में प्राप्त नहीं है। तो ये एक ही पत्थर के बने हैं, बिल्कुल सही बात है। इनका आकार भिन्न भिन्न प्रकार का ऊंचाई की दृष्टि से, जिसे हम लघु और वृहद स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, तो इसका मतलब आकार भिन्न भिन्न है, और इन पर प्राय पशु व मनुष्य प्रतिमाएं प्राप्त हैं। इन पर ईरानी स्तंभों का प्रभाव न्यूनाधिक परिलक्षित है। तो देखिए, ईरानी स्तंभों का प्रभाव निश्चित रूप से है। इन पर प्राय पशु व मनुष्य प्रतिमाएं प्राप्त हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पशु प्रतिमाएं तो मिली हैं पर कहीं पर भी स्तंभों पर मनुष्य प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल का कौन सा शासक सुदर्शन झील के पुनरुत्थान से संबद्ध रहा है। तो इसका बहुत सीधा सा उत्तर है स्कंदगुप्त को इसका श्रेय दिया जाता है। हम लोग जानते हैं सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया गया वो सौराष्ट्र गुजरात में कराया गया और इसका श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। उसके बाद अशोक के द्वारा जीर्णोद्धार की बात मिलती है। फिर शक शासक रुद्रदामन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी इस संबंध में कुछ काम किया, और फिर स्कंदगुप्त के बारे में, जो कुमारगुप्त फर्स्ट के बाद शासक बने, उन स्कंदगुप्त के बारे में भी कहा जाता है कि इन्होंने सुदर्शन झील के संबंध में कुछ जीर्णोद्धार की व्यवस्थाएं की थी। तो स्कंदगुप्त होगा यहाँ पर हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के किस अभिलेख में इन्हें रान्यो अशोक कहा गया है। देखिए, स्तंभों के बारे में, अशोक के अभिलेखों के बारे में जो नई खोजें हुई उनके आधार पर ये बहुत बर्निंग क्वेश्चन है, बार बार अब पूछा जा रहा है। कनगनहल्ली जो है यहाँ से अशोक का चित्रांकन मिला है और रान्यो अशोक कहा गया है, और ये लेटेस्ट क्वेश्चंस में बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखेंगे। कनगनहल्ली कर्नाटका में। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म से संबंधित असत्य कथन है।
देखिए, अभिलाषा पूर्ति हेतु धर्म अनुपालना की प्रमुखता, अर्थात मुख्य रूप से वैदिक धर्म इस तरह का ही है जहाँ पर कर्मकांडों के माध्यम से अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति का ही प्रयास है। बिल्कुल सही है ये बात। विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न विशेषताओं की स्तुति, ये भी ठीक है। किसी को जल का देवता, किसी को अग्नि का देवता, इस तरह से माना गया। और मूर्ति पूजा का विस्तृत अभ्यास और बहुदेववाद के साथ एकेश्वरवाद का आरंभ। तो देखिए, बहुदेववाद बहुत ज़्यादा था, एकेश्वरवाद की भी आरंभिक संकल्पना मिलती है, किंतु मूर्ति पूजा के बहुत अधिक प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, मौर्य राजवंश का राजकीय चिन्ह पशु पक्षी जो भी है वो मयूर था। इस मत के अग्रिम पंक्ति के समर्थक कौन है? तो आपका आंसर होगा ग्रूनवेडेल। ग्रूनवेडेल का नाम आपको ध्यान रखना है। और कहा जा रहा है कि ग्रूनवेडेल की इस मान्यता से ही कि मयूर इनका राजकीय पक्षी था, इसी आधार पर इनका राजवंश का नाम मौर्य काल रखा गया, ऐसा माना जाता है। प्रश्न नंबर 10, 1857 की क्रांति में नेतृत्व की स्थिति में से सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए झांसी, काले खां। आपको ध्यान रखना है, झांसी में नेतृत्व लक्ष्मीबाई के हाथों में था, परंतु यहाँ यदि आपको कहा जाए कि विद्रोह की शुरुआत किसने की, तो काले खां ने की थी, ये सुमेलित है। मेरठ में कदम सिंह, ये भी सुमेलित है। असम में मनीराम दत्त, ये भी सुमेलित है। परंतु जो मथुरा में आपके सामने नारायण सिंह है, ये सुमेलित नहीं है। आपको बताएं, मथुरा में नेतृत्व का श्रेय देवी सिंह को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया? तो ये बहुत अजीब सा प्रश्न हो जाता है, क्योंकि सारी की सारी पॉलिसीज़ जो थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी, या यूँ कहिए व्यपगत की जो नीति थी, वो डलहौजी की थी। परंतु अवध को जब 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया, तो कुशासन के आरोप के आधार पर, तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग जो थे, उन्होंने विलय किया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु लखनऊ में नहीं हुई? तो लखनऊ में 3 मुख्य अधिकारियों की मृत्यु हुई थी, हेनरी लॉरेंस की, नील की और हैवलॉक की। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रेनॉल्ड। ठीक है, और आप लोग जानते हैं दिल्ली में निकलसन की मृत्यु हुई थी, तो वो भी यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी जानकारी में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उपस्थित 72 सदस्यों में से सर्वाधिक 38 सदस्य किस प्रेसिडेंसी से संबंधित थे? तो बहुत जनरल सी बात है कि जब आपकी पहली मीटिंग या प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ, तो सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ पर बम्बई से ही प्राप्त होती है। और 38 सदस्य बम्बई से, 21 सदस्य मद्रास से और 3 सदस्य बंगाल से स्वीकार किए जाते हैं। और बंगाल से इतने कम सदस्य इसलिए आए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर चल रहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संरक्षण में, यूँ कहिए आनंद मोहन बोस जो हैं उसके अध्यक्ष रहे। तो यहाँ बम्बई आपका आंसर होगा, 72 में से 38 सदस्य बम्बई से थे। प्रश्न नंबर 14, कांग्रेस अधिवेशनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला किसने कहा? तो इसका आंसर होगा आपका लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, असंबद्ध कथन है। 1857 की क्रांति से संबंधित असंबद्ध कथन है, किसके क्या मत हैं यहाँ पर दिए गए हैं। ए में धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह, ये रीस ने कहा, LER रीस थे, इन्होंने कहा था। दूसरा, मुसलमानों का षड्यंत्र, ये आउटरम का विचार रहा कि ये मुसलमानों का षड्यंत्र था। सैनिक विद्रोह, बहुत सारे लोगों ने कहा इसे, और सैनिक विद्रोह की जब बात चलती है तो के मालेसन का नाम भी वहाँ पर आता है। सैयद अहमद खां जैसे लोग भी इसे सैनिक विद्रोह ही मानते हैं। और राष्ट्रीय विद्रोह यहाँ पर है, तो राष्ट्रीय विद्रोह आपको ध्यान रखना है, RC मजूमदार ने नहीं कहा है। RC मजूमदार की एक परिभाषा फेमस है, इनकी पुस्तक फेमस है, सेपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, और इनकी परिभाषा में इन्होंने कहा कि 1857 का जो विद्रोह था, ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता का संग्राम था। तो इस आधार पर इनका ये कथन नहीं हो सकता कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है, तो ये असंबद्ध है। यहाँ आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखें, मौर्यकाल से संबंधित असंबद्ध संयोजन है। तो विविधाध्यक्ष चारागाहों का प्रमुख होता था। आपको ध्यान रखना है, वैदिक सभ्यता में
वैदिक सभ्यता युग में ये व्राजपति कहलाता था, मौर्य काल में विविताध्यक्ष कहलाता था। पौतवाध्यक्ष मापतोल से संबंधित था, बिल्कुल सही है ये भी। समाहर्ता भू राजस्व संग्रह करता था। वैदिक सभ्यता युग में भागदूत और यहाँ पर समाहर्ता, आपको क्रम से याद रखना है, भू राजस्व संग्रह करने का काम करते थे। और यहाँ जो पण्याध्यक्ष है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पण्याध्यक्ष व्यापार से संबंधित मुख्य अधिकारी होता था, और यहाँ जो लिखा हुआ है लूट के माल के बंटवारे से संबंधित, ये आपका गलत है, असंबद्ध है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अशोक के पृथक शिलालेखों से संबंधित विवरण अब यहाँ से भी प्राप्त है। आपको ध्यान रखना है कि अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख और द्वितीय पृथक शिलालेख, जहाँ पर वो दोनों में डिस्कस करते हुए संपूर्ण प्रजा को अपनी संतान कहते हैं, ये आज तक प्राप्त है। परंतु अब यहाँ पर एक नई स्थिति जुड़ी है और सन्नति में भी इस तरह का प्रथम शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो सन्नति आपका आंसर होगा, जिसमें उसी तरह का विवरण प्राप्त होता है जैसा उड़ीसा क्षेत्र के प्रथम और द्वितीय पृथक शिलालेखों से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वातापी कोंड की उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था। तो वातापी कोंड का मतलब वातापी का विजेता, और वातापी को जीतने का श्रेय किसे दिया जाता है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट को दिया जाता है, क्योंकि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने यहाँ पर पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया था, और वातापी अर्थात जो उनकी राजधानी थी चालुक्यों की, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किस राजवंश के स्थापत्य को फर्ग्यूसन द्वारा दैत्य योजना व स्वर्णकार निर्माण कहा गया? तो फर्ग्यूसन महोदय ने चोलों के निर्माण कार्य के बारे में कहा कि योजना दैत्यों के समान बनाई, और उसको पूर्ण किया वो स्वर्णकारों की तरह, अर्थात बहुत बारीकी से बहुत सुंदर निर्माण इन्होंने किया। और ये कथन उनका है चोलों के बारे में, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद, चोल और राजवंश की प्रशासन या शासन व्यवस्था में निम्न में से क्या उपलब्ध नहीं था? तो स्थानीय स्वशासन की उपलब्धता थी, बिल्कुल सही है। वारियम या जो समिति होती थी उसके सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव, ये गलत है, क्योंकि और सभा मुख्य संस्थाएं थी, ये भी ठीक है। और पेरुंदनम व शिरुंदनम नामक अधिकारियों की भूमिका थी, ये भी ठीक है। वारियम के सदस्यों का जो चुनाव होता था वो लॉटरी के माध्यम से होता था, आपको ध्यान रखना है। इसमें किसी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया जो है वो काम में नहीं ली जाती थी। 21वां प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत बहु प्रचारित हुआ? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्वदेशी आंदोलन इसका आंसर होगा। स्वदेशी आंदोलन के समय वंदे मातरम मुख्य रूप से प्रचार प्रसार के लिए, एक मुख्य गीत के लिए, या यूं कहिए एकता स्थापित करने के लिए काम में आया। अगला प्रश्न देखें हम, दमन चक्र में प्रमाण की अपरिहार्यता के कारण किस गवर्नर जनरल वायसराय को दयालु कहा गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर बहुत लगता है कि रिपन हो जाना चाहिए। दयालु या दयाशील किसे कहा गया? तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग को दयालु कहा गया। देखिए, जब 1857 की क्रांति संपादित हो गई और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया गया, तो कैनिंग ने निश्चित प्रमाण वाले व्यक्तियों को, जहां बिल्कुल तय होता था कि इस व्यक्ति ने विद्रोह में भाग लिया, अंग्रेज़ों को नुकसान पहुंचाया, हत्याएं की, केवल उन लोगों को ही दंडित किए जाने की सिफारिश की थी। और जब इस तरह की सिफारिश इन्होंने की तो इस वजह से इन्हें लॉर्ड कैनिंग को दयालु कहा गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आया हुआ है एक एग्ज़ाम में, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला प्रश्न 23वां, निम्नलिखित में से किस संगठन या संस्था की स्थापना कांग्रेस की स्थापना के वर्ष में हुई? तो यहाँ इम्पोर्टेंट होगा आपको, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना भी 1885 में ही हुई थी। आप लोग जानते हैं मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी, पूना सार्वजनिक सभा 1870। तो इस तरह से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आपका आंसर हो जाएगा। पट्टाभी सीतारामैया के संबंध में असत्य कथन है, इन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ा, ये भी ठीक है। कांग्रेस गांधी समर्थित उम्मीदवार के रूप में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव लड़ा था, ये भी सही है।
और 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो वीर सावरकर ने कहा उस मत के भी ये समर्थक रहे हैं, परंतु महात्मा गांधी के स्थान पर इन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, ये बात गलत है। आपका आंसर होगा सी, क्योंकि पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी के स्थान पर मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा मत असुमेलित है? तो व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने आक्रमण का मत दिया था, ये आपको बताया गया। SR राव बाढ़ के मत को प्रतिपादित करते हैं, ये भी ठीक था। अमलानंद घोष जिन्होंने कालीबंगा की खोज की, इन्होंने जलवायु परिवर्तन का मत दिया, ये भी ठीक है। परंतु जॉन मार्शल का जो ये मत यहाँ लिखा हुआ है ये उचित नहीं है, भूकंप वाला, इसलिए आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, वैदिक सभ्यता से संबंधित असत्य कथन या असंबद्ध है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में है, बिल्कुल सही है। यज्ञ टूटी हुई नाव है, अविश्वसनीय है, या आप सोचिए क्या आएगा। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में है, ये भी ठीक है। यम नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में है, ये भी ठीक है। यज्ञ टूटी हुई नाव है, अविश्वसनीय है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये यहाँ गलत संदर्भित है, क्योंकि ये भी मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ है। ठीक है, मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते और मुंडकोपनिषद में ही ये वाली पंक्ति कि यज्ञ टूटी हुई नाव है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसका मतलब कर्म कांडों के माध्यम से भव सागर को पार नहीं किया जा सकता। इस तरह के मत यहाँ प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 27वां माता भूमि पुत्रो एवं पृथिव्या प्रसिद्ध कथन है, ये अथर्ववेद में है। यहाँ पर पृथ्वी सूक्त है और पृथ्वी सूक्त का ये बहुत प्रसिद्ध कथन है। माता भूमि है, हमारी जो भूमि है वो माता के रूप में है और हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं। तो ये एक प्रसिद्ध कथन अथर्ववेद से प्राप्त है। प्रश्न नंबर 28, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो चारों ही ऑप्शंस में कलकत्ता लिखा हुआ है, कलकत्ता के 4 अधिवेशन लिखे हुए हैं। और आप लोग जानते हैं दादा भाई नौरोजी जो हैं वो कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता उन्होंने की थी। ठीक है, और यहाँ प्रश्न ये है कि धन निष्कासन का सिद्धांत उन्होंने कहाँ प्रस्तुत किया? तो ये कलकत्ता में किया। कब किया? 1896 के अधिवेशन में। और आपको बता दें इस अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता में रहीमतुल्ला सयानी ने की थी और यहीं पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ 1896 कलकत्ता। नेक्स्ट है 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष चितरंजन दास के स्थान पर कार्यकारी भूमिका किसने निभाई? तो आपको ध्यान रखना है कि चितरंजन दास जो थे वो जेल में थे और इस वजह से उनके स्थान पर ये कार्यकारी भूमिका निभाने का श्रेय मिला हकीम अजमल खां को। किन्हें मिला? हकीम अजमल खां को मिला। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा रहा है, तो आपको ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण मानना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन आयोजित किया गया 1936-37 में, कहाँ पर? तो ये किया गया फैजपुर में। और ये ऐसा अधिवेशन था जो गांव में, पहला ऐसा अधिवेशन जो कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ वो फैजपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है साथियों, ये सारे क्वेश्चंस आपने देखे, मुझे लगता है इसका स्तर काफ़ी ठीक है। और यदि आप 20 सवाल से ज़्यादा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी का स्तर भी अच्छा है। चलिए साथियों, जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।